गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों की दूसरी क्लास है साइंस की। द सॉइल जो हम चैप्टर कर रहे थे उसकी दूसरी क्लास है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चों के अभी तक पीडीएफ्स नहीं आ रहे हैं मेरे पास। तो क्योंकि आप लोग पीडीएफ नहीं भेज रहे हो, जिन बच्चों ने नहीं भेजे हैं उनके अटेंडेंस भी नहीं लग रही है। तो अगर कल को आपके रिपोर्ट कार्ड्स में आपके मार्क्स कम आएंगे तो उसके ज़िम्मेदार आप रहेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग को जो भी काम देते हैं उसका अगले ही दिन पीडीएफ बना के आप लोग स्कूल में सेंड करें, ठीक है। अब सैंडी सॉइल जो है आपका, इफ़ यू गो टू अ डेजर्ट, हमने यहाँ तक हमने पढ़ा था कि तीन सॉइल्स होती हैं, क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल और आपका लोमी सॉइल। तो आज हम इस क्लास में इन तीनों सॉइल्स को और गहराई से पढ़ेंगे। तो पहला क्या लिखा है आपका, सॉइल एंड क्रॉप। सैंडी सॉइल क्या होती है? If you go to a desert or a sea beach, you will find that the soil particles of those places are large, and this type of soil cannot retain much water. This is sandy soil. Peanuts, sweet potatoes, cucumbers, melons, etc. grow well in this soil. ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप किसी डेजर्ट पे, रेगिस्तान में आप गए हो या फिर आपने किसी समुद्र के किनारे आपने रेत देखी है, तो आपने देखा होगा कि वो जो रेत होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि वो जो आपका सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और सॉइल में उसमें आपको पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जिस तरह की वो जो रेत होती है, रेत में पानी रुकता नहीं है और वो पानी जो है नीचे चला जाता है। ये जो रेत होती है इसको सैंडी सॉइल कहते हैं। इसमें हम किस किस तरह का पेड़ उगा सकते हैं? पीनट्स उगा सकते हैं, मूंगफलियाँ, स्वीट पोटैटोज, क्यूकम्बर्स, मेलन्स एटसेट्रा ग्रो वेल इन दिस सॉइल। ग्रो मतलब ग्रो करते हैं, वेल मतलब अच्छे से, इन दिस सॉइल, इस सॉइल में। रेगिस्तान रेत इसको कहते हैं, ये सैंडी सॉइल है आपकी, ठीक है। ये आपकी सैंडी सॉइल है, ये प्रॉपर आपका सैंड है बेसिकली। और सैंडी सॉइल कुछ इस तरह की होगी आपकी, ठीक है। बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे इनके। तो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज आप देखेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपका लोमी सॉइल के बारे में लिखा है। लोमी सॉइल क्या होती है? तो आपकी बुक अगर आपके पास है तो आप भी रीडिंग करें, और रीडिंग करके मुझे एक पेज, जो भी पेज पढ़ाया जाता है, अगर जैसे आज एसएसटी की क्लास हुई है तो एसएसटी का एक पेज आप रीड करके ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे। अगर हिंदी का चैप्टर पढ़ाया है तो आप हिंदी का पेज रीड करके उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करके आप स्कूल में भेजेंगे, व्हाट्सएप करके आप भेजेंगे, ठीक। तो ये एक तरह का होमवर्क है, ये आपको करना है। अभी आपको मैं आज साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इसमें से कोई भी एक पेज का आप रीडिंग करें और उसका ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजें। उसमें मुझे जो भी कमी लगेगी या मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू उसका फीडबैक दे दूँगा। तो लोमी सॉइल क्या होती है? दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। तो ये जो सॉइल है बहुत उपजाऊ होती है। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। इस पर आप अच्छे से पेड़ पौधे उगा सकते हो आसानी से। और इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बहुत होते हैं इसमें, यानी कि इसमें आपको जैसे आपका कोई जैसे पेड़ पौधे हो गए, या फिर आपका जानवरों का फीकल पार्ट हो गया, या फिर मरे हुए जानवर होते हैं, तो इसमें ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाते हैं, ठीक है। जो भी आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो जैसे आपका जो ये आप फैक्ट्रीज से जो निकलता है वेस्ट, प्लास्टिक, ये सब आपका क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कि ऑर्गेनिक नहीं है। बट आपको लोमी सॉइल में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ज़्यादा मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द सॉइल ऑफ बांग्लादेश इज़ लोमी सॉइल। तो बांग्लादेश की ज़्यादातर जो सॉइल है वो लोमी है। दिस सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आइडियल सॉइल। द अमाउंट्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन लोमी सॉइल आर ऑलमोस्ट इक्वल। तो इस सॉइल में आपका सैंड हो गया, क्ले हो गया, ये क्लेई सॉइल, सैंड सॉइल, सिल्ट का एक इक्वल अमाउंट आपको इसमें मिलेगा। थोड़ा थोड़ा इसमें सब होता है, जिसकी वजह से ये उपजाऊ होती है। इसमें आप पेड़ पौधे आसानी से उगा पाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग पैडी, जूट, wheat, onion, potato, vegetables, maize, pea, mustard etc. grow well in this soil। यानी कि ऑलमोस्ट हर तरह का जो आपका क्रॉप है, पैडी हो
या आपका जूट या चावल या आलू या प्याज, ये सारे इस क्रॉप में, इस सॉइल में उगते हैं। सैंडी लोम सॉइल, अब ये इन्होंने इसका 2 पार्ट निकाले हैं। देखो, एक आपका नॉर्मल लोमी सॉइल इसमें समझाया गया है, और इसमें एक और बता रहे हैं सैंडी लोम सॉइल। तो सैंडी लोम सॉइल क्या होती है? दिस टाइप ऑफ सॉइल कंटेन्स मोर सैंड दैन लोमी सॉइल। अभी इसमें ये जो आपका होता है, इसमें सैंड ज़्यादा होती है और लोमी सॉइल कम होती है, थोड़ी कम होती है, ठीक है, होती है लेकिन। तो इसमें अगर आप जैसे लोमी सॉइल में देखोगे तो इसमें सैंड और क्ले और लोम सब इक्वल अमाउंट में होता है, सब थोड़ा थोड़ा सब होता है। लेकिन इसमें आपका सैंड ज़्यादा होती है, लोमी सॉइल कम होती है। अब इसमें क्या क्या उगा सकते हैं? रेडिश उगा सकते हैं, टोबैको उगा सकते हैं, चिली उगा सकते हैं, तो मिर्च, आपका तंबाकू, ये सब इसमें उगता है अच्छे से। नेक्स्ट आपकी सॉइल आती है क्लेई सॉइल, चिकनी मिट्टी की सॉइल, ठीक है। तो क्लेई सॉइल क्या होती है आपकी? द अमाउंट ऑफ सैंड इज़ वेरी लो इन दिस सॉइल कैन स्टोर अ लॉट ऑफ वाटर एंड द क्ले पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। तो ये बहुत छोटे छोटे टाइनी, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके, और इसमें पानी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है। दिस सॉइल कैन स्टोर अ लॉट ऑफ वाटर एंड इसमें सैंड बहुत कम होती है। तो 3 चीज़ें हैं, सैंड बहुत कम होती है, पानी बहुत स्टोर होता है, और वेरी टाइनी, बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से पानी ज़्यादा होल्ड कर पाता है। दिस सॉइल सॉफ्टन्स विद वाटर, अगर इसमें पानी डालो तो और सॉफ्ट हो जाता है। व्हेन इट इज़ ड्राइड इट बिकम्स वेरी हार्ड, और जब इसको हम सुखाते हैं तो ये बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो अगर आप जैसे चिकनी मिट्टी के साथ आपने कभी खेला हो तो आपको पता होगा कि उसको अगर हम धूप में सुखा दें तो वो पत्थर बन जाता है, ठीक है। दिस सॉइल इज़ नॉट गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बट पैडी ग्रोज वेल इन दिस सॉइल। इसमें बाकी के जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से नहीं उगते, बट इसमें पैडी जो है वो अच्छे से उगता है। और पैडी किसे कहते हैं? राइस को कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि राइस को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इसमें जो आपके पैडी है वो अच्छे से ग्रो करता है। क्रॉप्स ग्रो वेल इन फर्टाइल सॉइल बट नॉट ग्रो वेल इन लेस फर्टाइल सॉइल। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी नीड टू सप्लाई वाटर एंड फर्टिलाइजर्स रेगुलरली टू द फील्ड्स। तो क्रॉप्स ग्रो वेल, अच्छे से उगते हैं उपजाऊ सॉइल में, फर्टाइल सॉइल में, यानी कि लोमी सॉइल में, बट डू नॉट ग्रो वेल इन लेस फर्टाइल सॉइल। बट जो आपकी कम उपजाऊ ज़मीन होती है उस पर अच्छे से नहीं उग पाते हैं, तो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ की जा सकती है। अगर कोई ज़मीन अच्छे से फर्टाइल नहीं है, उसमें पानी नहीं अच्छे से पहुंच रहा है, फर्टिलाइज़र्स नहीं पहुंच रहे हैं, तो उसको अगर आप ठीक से पानी और फर्टिलाइज़र्स दो तो वो भी उपजाऊ फर्टाइल बन जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका टाइप्स ऑफ सॉइल हमने अच्छे से पढ़ लिया है। नेसेसिटी ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र्स, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, और मतलब उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेसेसिटी क्या होती है। So you have already learned that plants collect nutrients from the soil. These nutrients come artificially from fertilizers. If we grow the same crops again and again for years in the same field, the fertility of the soil decreases and gradually it becomes infertile. In order to preserve the fertility of the soil, we need to use fertilizers in the fields. Fertilizers are of 2 types, organic fertilizers and inorganic fertilizers. तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको पता होगा जैसे प्लांट ज़िंदा रहने के लिए ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो उनकी जड़ें होती हैं वो ज़मीन से क्या लेती हैं? पानी लेती है, और ज़मीन से जो है आपके मिनरल्स और जो भी न्यूट्रिएंट्स उनको ज़रूरत होती है वो ज़मीन से लेते हैं। तो अगर हम एक तरह का पेड़ एक ही ज़मीन में बार बार हर साल भर साल चलाते रहेंगे, उगाते रहेंगे, तो वो ज़मीन का पानी, न्यूट्रिएंट सब ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन क्या बन जाती है? इनफर्टाइल, यानी कि बांझ हो जाती है, या उसमें आप कुछ उगा नहीं पाते। तो इसीलिए उसकी फर्टिलिटी को बरकरार रखने के लिए जो किसान होते हैं वो ज़मीन में फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, यानी कि ये आर्टिफिशियली अलग से डाला जाता है। आर्टिफिशियली मतलब ऊपर से, ये नेचुरल जो ज़मीन के अंदर फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो तो प्लांट सोख लेता है, उसके अलावा अलग से जो है किसान इसको फर्टिलाइज़र्स को ज़मीन में डालते हैं ताकि उनकी जो ज़मीन है वो उपजाऊ रहे या उसकी फर्टिलिटी और बढ़े।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं। फर्टिलाइज़र्स आपके वो पदार्थ होते हैं जो अलग से डाले जाते हैं ज़मीन को फर्टाइल रखने के लिए। इसमें आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज़मीन के लिए, ठीक है। और आपको ये भी समझ आ गया होगा आई होप कि ज़मीन इनफर्टाइल कैसे हो जाती है। जब बार बार उसका पानी और हर साल उसका पानी और उसका न्यूट्रिएंट ज़मीन का अगर प्लांट्स सोख लेंगे तो फिर ज़मीन में कभी तो ख़त्म होगा पानी और मिनरल्स, तो उस वजह से वो इनफर्टाइल हो जाती है। अब फर्टिलाइज़र्स ऑफ टू टाइप्स, यानी कि दो तरह के फर्टिलाइज़र्स होते हैं। एक होता है आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे मैन्योर, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यानी कि केमिकल्स और केमिकल फर्टिलाइज़र। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या होता है, जो काउ डंग होता है, या मैन्योर क्या होता है, मैन्योर आपका होता है जैसे आपका काउ डंग हो गया या डंग होता है ना, एनिमल डंग, ये सब आपका फर्टिलाइज़र होता है। ये खेतों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। ये जो उपले बनते हैं ना, ये काउ डंग होते हैं, ये इनको अच्छा फर्टिलाइज़र का तरह इस्तेमाल किया जाता है। और जो केमिकल से बनते हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। थोड़ा और पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर are produced from the remains of dead animals and plants. They are formed when the bodies of dead animals and plants decompose and become mixed with the soil. Organic fertilizers, when mixed with the soil, make the soil fertile and provide food to the plants. Cow dung, green manure, compost, oil cake, bone meal, excrements of domestic fowls, etc. are example of organic fertilizers. तो इन कह रहे हैं कि जैसे आप जब कोई जानवर मर जाता है या कोई प्लांट मर जाता है तो उसको मिक्स करके उसके जो सड़ा हुआ जब वो सड़ जाता है और वो ख़राब होने लगता है तो जैसे आपका डेड एनिमल्स हो गए और काउ डंग, ग्रीन मैन्योर वही प्लांट्स जब मर जाते हैं उसे ग्रीन मैन्योर, कॉम्पोस्ट इसमें उपले वगैरह, बोन मील यानी कि जो मरे हुए जानवर होते हैं उनकी हड्डी का पाउडर बनाना, और इस तरह के काफ़ी सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये जो आपका यूज़ होते हैं और इनको कहते हैं मैन्योर। आगे पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स किसे कहते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा और ऑर्गेनिक के बारे में हम पढ़ते हैं। Using organic fertilizers increases the capability of the soil to store water and nutrients. तो और फर्टिलाइजर्स डालने से क्या होता है, उनके न्यूट्रिएंट्स और पानी जमा करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर द बेस्ट अमंग ऑर्डिनरी फर्टिलाइजर्स। तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं बाकी ऑर्डिनरी जो फर्टिलाइजर्स जो मार्केट में मिलते हैं उनसे। जिस तरह के ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जैसे आजकल मिलने लगी हैं तो वो ज़्यादा बेहतर मानी जाती हैं, तो उसी तरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो बेहतर माने जाते हैं ऑर्डिनरी से। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट फ्रॉम कैटल एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ गार्बेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइजर। तो जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट होता है यानी कि इनका वेस्ट का मतलब होता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन जो होता है यानी कि जो हम लोग वेस्ट मटेरियल खाने के बाद निकालते हैं और जब हम टॉयलेट करते हैं तो वो आपका वेस्ट कहते हैं। तो अगर सॉलिड वेस्ट है तो ये सॉलिड वेस्ट है। लिक्विड वेस्ट को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कैटल का जो लिक्विड वेस्ट होता है मैंने आपको बताया था उससे भी फर्टिलाइजर्स बनते हैं। और आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज़ कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है। Various types of organic garbage such as solid and liquid waste from cattle, peels of fruits and vegetables, hay, farm rubbish, weed, water hyacinth, etc. are gathered in the yard. They are decomposed by bacteria and fungi and compost is produced in the process. The cost of producing this manure is very low. जैसे कि आपका ऑर्गेनिक गार्बेज होता है, बहुत तरह का ऑर्गेनिक गार्बेज होता है। जैसे मैंने आपको बताया सॉलिड और लिक्विड वेस्ट, जानवरों का लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट, और जो छिलके होते हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, और ये घास फूस जो होती है, और ये बाकी सारी चीज़ों का मिक्स करके ये बनाया जाता है, कंपोस्ट बनाया जाता है।
इनको पहले सड़ाया जाता है बैक्टीरिया फंगाई लगा के, और उसके बाद उसको कंपोस्ट बनाया जाता है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो कंपोस्ट कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, बट वो आपको मिट्टी की तरह ही दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपोस्ट बनाया जाता है इन चीज़ों की मदद से। अगर आप इसको देख सकते हैं तो ये पूरा कूड़ा कबाड़ा है, ऑर्गेनिक कूड़ा कबाड़ा है, इसमें प्लास्टिक, पेपर, प्लेट ये सब नहीं मिलेगा आपको। और इनको एकदम इसको ख़राब सड़ा के इसमें बैक्टीरिया या फंगस लगा के हम लोग आर्टिफिशियली भी ये लगा सकते हैं बैक्टीरिया फंगस, और इनको बिल्कुल सड़ा दिया जाता है और ये इस तरह खाद की तरह दिखते हैं, तो इसको खाद कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये बेस्ट काइंड ऑफ फर्टिलाइज़र होता है हमारी ज़मीन के लिए। ठीक है, और कंपोस्ट घर पे भी बनाते हैं लोग, तो वो कैसे बना सकते हैं ये आप इस तरह की वीडियोस आप देख सकते हो। अगर आप घर में कुछ खेतीबाड़ी करने का सोच रहे हैं, गमलों वमलों में भी आप कुछ ना कुछ उगा सकते हैं, तो उसके लिए अगर आपको कंपोस्ट की ज़रूरत है तो वो वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स आर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज़। ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, और आर्टिफिशियली मतलब नेचुरल नहीं होता, इंसान के हाथों बनाया हुआ ये आपका फर्टिलाइज़र होता है। दे आर यूज्ड टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं सॉइल की, लेकिन ये इसमें केमिकल होता है। We use urea, triple super phosphate, muriate of potash, etc. as chemical fertilizers। तो ये chemicals के नाम हैं, यूरिया, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटैश, MP। तो ये सब आपके फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो ये जो 2-3 हमने नाम पढ़े थे, और अगर इनके अलावा और भी कोई आपके इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होंगे तो उसमें ये 2 केमिकल ज़रूर डले होते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इनके नाम आपको अच्छे से पढ़ने आने चाहिए। यूज़फुलनेस, इनके फ़ायदे क्या होते हैं? नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स हेल्प प्लांट्स ग्रो फास्ट। तो जो नाइट्रोजन, जैसे हमने यहाँ पढ़ा, इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस होता है। तो ये जो नाइट्रोजन होता है फर्टिलाइज़र में, केमिकल फर्टिलाइज़र में, ये प्लांट को जल्दी उगा देता है, जल्दी ग्रो कर देता है। फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर्स सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। तो जो फॉस्फोरस होता है वो नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करता है कि जो प्लांट्स का ग्रोथ है, जो जिस तरह से वो बढ़ रहा है वो नॉर्मल रहे, उसमें हेल्प करता है। पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर्स मेक प्लांट्स मोर इम्यून अगेंस्ट डिजीजेस। अगर पोटेशियम होता है फर्टिलाइजर्स में तो वो जैसे कीड़े वीड़े लग जाते हैं या फिर उसमें कोई बीमारी हो जाती है प्लांट्स में, तो उससे इम्यून करता है, लेकिन कि इसका मतलब है बचाता है। दे ऑल्सो प्रिवेंट प्री मेच्योर शेडिंग ऑफ फ्लावर्स। तो कभी कभार जैसे फूल या फिर जो आपके फूल होते हैं वो पहले ही झड़ने लगते हैं, तो उसको भी अवॉइड करता है, रोकता है। ठीक है, तो ये फ़ायदे होते हैं। और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? अब देखो केमिकल है तो इसमें हर चीज़ अच्छी नहीं होती, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। आजकल आपने देखोगा बड़े बड़े फ्रूट्स निकलते हैं, बड़े बड़े आम निकलते हैं आम के सीज़न में। ठीक है, और बाहर से लगता है कि बहुत अच्छे से उगे हुए हैं, लेकिन अंदर से वो कुछ ना कुछ उसमें कच्चा ही रहता है ना। तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियली इनको इंजेक्शन दे के या फिर केमिकल दे के इनको बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से ये हेल्दी नहीं रह पाते। अब इनके और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो हम पढ़ लेते हैं। यूज़ ऑफ यूरिया, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटैश एट्सेट्रा आर बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स बट नॉट फॉर द सॉइल। तो ये जो केमिकल्स हैं ये आपका प्लांट्स के लिए तो सही रहते हैं, अच्छे रहते हैं, बट आपके सॉइल के लिए ख़राब रहते हैं। Besides, excessive use of such fertilizers can cause crop production to decrease। तो इन तरह के जो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने से क्या होता है, खेती बाड़ी में जो आपका जितना आप क्रॉप उगा पाते हो वो कम हो जाता है। It must be made sure that phosphate fertilizers become completely mixed with the soil। If nitrogen fertilizers are used too much on fruit yielding plants, the plants will grow but will not bear any fruits। तो इसमें बहुत सारे, जैसे हमने अभी पढ़ा फॉस्फेट क्या काम करता है। फॉस्फेट आपका नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन अगर अच्छे से सॉइल में मिक्स नहीं होता, अगर फॉस्फेट अच्छे से सॉइल में मिक्स नहीं होता तो
जो ज़मीन है वो इनफर्टाइल हो जाती है। और हमने पढ़ा कि अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम, तीन तरह के केमिकल्स होते हैं। तो अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ कर दो तो जो उनके प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स उग नहीं पाते। प्लांट्स तो उग जाते हैं लेकिन उनके फ्रूट्स जो होते हैं वो नहीं ठीक से उग पाते हैं। तो नाइट्रोजन में ये प्रॉब्लम आती है। और फॉस्फोरस हमने पढ़ा था, फॉस्फोरस आपका नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करता है। Excessive use of phosphorus results in early flowering and fruiting of leafy vegetable plants, but production of leaves decrease। तो अगर ज़्यादा फॉस्फोरस यूज़ कर दो तो ये कभी कभार फ्लावर और फ्रूट होते हैं वो जल्दी और ज़्यादा जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, लेकिन जो लीव्स होती हैं वो लीव्स इनकी नहीं ठीक से पैदा हो पाती। तो प्लांट का नॉर्मल ग्रोथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ठीक से इन केमिकल्स का इस्तेमाल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर जैसे क्रॉप्स ही अच्छे से नहीं उगेंगे, अगर उनकी लीव्स कम हैं लेकिन फ्रूट बड़े हैं, या फ्रूट कम है लीव्स बड़े हैं, तो ये इस तरह के फ्रूट्स जो होते हैं ये हेल्दी नहीं रह पाते और खाने के बाद भी हमको हार्म पहुंचा सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो ये लास्ट पार्ट है आपके बुक का। द रूट्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स सफ़र बर्न्स इफ़ दे कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र। एक्सेसिव यूज़ ऑफ दिस फर्टिलाइज़र कैन कॉज प्लांट्स टू डाई। तो एक तरह का फर्टिलाइज़र होता है अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र। ये एक तरह का फर्टिलाइज़र, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, कि अगर प्लांट अगर डायरेक्ट जो आपका रूट होता है, जड़ें, अगर हम ज़मीन में हम फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं और अगर गलती से जड़ों में ये वाला अमोनियम सल्फेट चला जाए, ये वाला फर्टिलाइज़र इसमें डल जाए, तो प्लांट के मरने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। और अब हम जो कुछ क्वेश्चंस हमने उस दिन कर लिए थे आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग, वेदरिंग, वॉल्केनिक इरप्शन। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। मोल्टिंग इसका आंसर है, वेदरिंग इसका आंसर है। द लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन्स ह्यूमस इज़ टॉप सॉइल, सब सॉइल, या फिर दोनों। तो हमें पता है ह्यूमस जो होती है आपकी टॉप सॉइल में होती है, इसको आप टिक कर लेंगे। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सॉइल विद बिग पार्टिकल्स एंड अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। जो बिग पार्टिकल्स हों और ज़्यादा स्पेस हो, कौन सी है? सैंड है। तो जो ग्रेवल होता है वो आपका कंकड़ पत्थर होते हैं। अगर जैसे आपने नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा दूँ, ये आपने रोड बनते हुए देखे होंगे। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंटेन्ड इन द सॉइल। प्लास्टिक नहीं होता है। ऑर्गेनिक मैटर किस चीज़ से बनता है? डेड प्लांट्स और एनिमल से। इसको क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, हमको पता है ह्यूमस कहते हैं। डैश इज़ रिच इन ह्यूमस, तो हमको पता है टॉप सॉइल होगा इसका आंसर। डैश कैन नॉट होल्ड मच वाटर, सैंडी सॉइल ज़्यादा पानी को नहीं रोक सकती। इज़ यूज फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज, टाइल्स, ब्रिक्स एट्सेट्रा। तो इसका आंसर हमें पता है क्लेई सॉइल है। क्लेई सॉइल यहाँ पे लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट, क्ले इज़ फाउंड इन, यहाँ पे हम रिवर बेड्स लिख सकते हैं। रिवर बेड्स होता है समुद्र के किनारे। डैश आर ऑफ टू टाइप्स, वैसे लोमी सॉइल दो तरह के हैं। बाकी बुक के हिसाब से आपके फर्टिलाइज़र्स भी दो तरह के हैं, तो हम यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स ही लिखेंगे। फर्टिलाइज़र्स दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। डैश आर द बेस्ट अमंग ऑर्डिनरी फर्टिलाइज़र्स, ये हमने अभी पढ़ा था। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो आपके ऑर्डिनरी फर्टिलाइज़र से बेटर होते हैं। नेक्स्ट, आर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। क्या आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर होते हैं? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स।
लास्ट है डैश फर्टिलाइजर्स हेल्प प्लांट्स टू ग्रो फास्ट। तो जो कौन से मैंने आपको केमिकल्स बताए थे तो एक बार चेक कर लीजिए। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन रिच, जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होते हैं, वो फर्टिलाइजर्स हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने में। तो यहाँ पे देखते हैं टॉप सॉइल जो होता है हमारा कंसिस्ट ऑफ स्टोन्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यूजिंग फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, डार्क इन कलर। तो टॉप सॉइल हमने पढ़ा था डार्क कलर का होता है क्योंकि इसमें ह्यूमस होती है। बेड रॉक सबसे नीचे होता है, कंसिस्ट ऑफ स्टोन्स एंड रॉक्स। तो ये हमें और कुछ ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। सैंड हमें पता है कि पानी नहीं रोक पाता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, सैंड हमने देखा था, ये मिट क्यों नहीं रहा, सैंड हमने देखा था कि बिल्डिंग्स बनाने के काम आता है। फिर से मैं इसको कर देता हूँ। टॉप सॉइल डार्क इन कलर होता है, बेड रॉक कंसिस्ट ऑफ स्टोन, स्टैंड्स आर यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, क्लेई सॉइल पानी बहुत होल्ड कर सकता है, और लोमी सॉइल जो होता है वो ग्रोथ प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट होता है। ट्रू एंड फॉल्स ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। जो भी क्वेश्चंस मैं अभी कर रहा हूँ आपके बुक के, ये क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में करेंगे। सॉइल कैन बी मेड रिच बाय एरोजन। तो एरोजन करने का मतलब होता है ख़राब होना किसी चीज़ का। तो आई बिलीव इसका आंसर एफ रहेगा, फॉल्स, क्योंकि इरोजन, सॉइल इरोजन तो मतलब होता है सॉइल का ख़राब होना। इसमें कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखा, इरोजन ऑफ प्लांट, डिकेड प्लांट एंड एनिमल्स ये लिखा है, ये नहीं लिखा है। इसकी वजह से हम सॉइल इरोजन का मतलब होता है जब सॉइल ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि सॉइल को हम इरोजन से अच्छा कर सकते हैं, तो ये सेंस नहीं बनता है, इसलिए हम इसको फॉल्स बनाएंगे। सब सॉइल इज़ द टॉप लेयर सॉइल। तो जो सब सॉइल होती है वो टॉप लेयर नहीं होती है, टॉप लेयर हमारा टॉप सॉइल होती है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ऑल प्लांट्स ग्रो वेल इन द सब सॉइल। तो सब सॉइल तो नीचे होती है, ये भी फॉल्स हो जाएगा, इसमें प्लांट्स नहीं उगते हैं, टॉप सॉइल में उगते हैं। सैंडी सॉइल इज़ फाउंड इन सी शोर्स, ये आपका ट्रू है। जो सैंडी सॉइल होती है वो आपका सी शोर्स में ही उगती है। राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट अ नोट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, डिफाइन वेदरिंग। ये सब जो है आपके लॉन्ग आंसर्स हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी, आपको सॉइल समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आप लोगों का ये जो होमवर्क है आप फिर से देख लें। ये जो मैंने आपका आज करवाए हैं, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, ये सारे आज अपनी कॉपीज़ में करेंगे। प्लस मुझे हर बच्चे की ऑडियो चाहिए जिसमें वो एक पेज रीडिंग करेंगे, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया मिले कि आप लोगों की रीडिंग में कुछ सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, रीड नहीं कर पा रहे हैं, वो मेरी वीडियो को दोबारा देखें, ताकि आपको और समझ में आए मैं किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।